हेलो दोस्तों, फाइनली एक साल के डिले के बाद नताशा आंटी की मूवी रिलीज हो चुकी है। सभी लोग 2 साल से वेट कर रहे थे कि मार्वल की कोई न्यू मूवी कब आएगी, क्योंकि एंड गेम के बाद तो जैसे एंड ही हो गया था और अब ब्लैक विडो ने आकर सबका इंतजार खत्म किया। वहीं अगर मूवी की बात करें तो जनता जनार्दन से मिले जुले रिव्यूज आ रहे हैं और पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे भी ठीक ठाक ही लगी। मूवी ज्यादा औसम नहीं थी, लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि हमने ट्रेलर देखकर इस मूवी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। बट अगर मूवी को एक नॉर्मल मूवी की तरह देखोगे तो ओवरऑल यह एक अच्छी मूवी ही लगेगी। तो दोस्तों, आज मैं ब्लैक विडो मूवी को टाइमलाइन और प्लॉट एंड स्टोरी के साथ फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हमारे कई दोस्तों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब एंड गेम में नताशा मर गई थी तो फिर उस पर यह मूवी कैसे बनी। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस मूवी में सिविल वॉर के बाद और एंड गेम के पहले की स्टोरी को दिखाया गया है, जहां मूवी की शुरुआत में हमें नताशा के बचपन की एक झलक दिखाई जाती है। यहाँ पर इसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है येलेना, और इसके पिता का नाम है एलेक्सी और माँ का नाम है मिलेना। और मूवी की शुरुआत होती है 1995 में अमेरिका के ओहायो राज्य से, जहां पर हम दोनों बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। तभी खेलते खेलते अचानक येलेना गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। अब उसकी मॉम मिलेना वहां पर आती है और उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब तीनों अपने घर पर आ जाते हैं और डिनर टेबल पर बच्चे बेसब्री से अपने पिता एलेक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मेलेना कहती है कि डोंट वरी बच्चों, तुम्हारे पिता भी आते ही होंगे। तभी एंट्री होती है एलेक्सी की। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि मेलिना और एलेक्सी इन बच्चों के रियल पेरेंट्स नहीं होते, बल्कि रशिया के एक स्पाई एजेंट्स होते हैं और यूएस में एक खास मिशन पर हैं, जहाँ पर यह एक फैमिली की तरह ही रह रहे होते हैं ताकि यूएस गवर्नमेंट को इन पर शक ना हो। वहीं बच्चों को यह रियलिटी पता भी नहीं होती कि वह इनके रियल पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि मेलिना और एलेक्सी भी इन्हें अपने रियल बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। अब हम देख पाते हैं कि एलेक्सी काफी परेशान होता है और मेलिना से कहता है कि वक्त आ चुका है और हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है और हमें यहाँ से निकलना होगा। एलेक्सी मेलिना को एक ट्रॉफी दिखाते हुए यह सब कह रहा होता है, जिस पर मेलिना पूछती है कि क्या उन्हें इस बारे में पता चल गया है। एलेक्सी कहता है कि हमें इसे इसी वक्त सही हाथों में पहुंचाना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पूरा परिवार जल्दबाजी में उस घर से निकल जाता है और एक सुनसान से एयरपोर्ट पर पहुंचता है। यहाँ मेलिना अपने दोनों बच्चों को लेकर एक प्लेन के अंदर बैठती है। वहीं दूसरी ओर एलेक्सी उनके सामने पड़ी रुकावटों को एक ही झटके में वहां से उठाकर फेंक देता है और हम उसकी सुपर सोल्जर वाली पावर को देख पाते हैं। दोस्तों, एलेक्सी भी रशिया का एक सुपर सोल्जर सॉर्ट ऑफ इंसान होता है, जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका की ही तरह पावर होती है और यह रशिया में रेड गार्डियन के नाम से फेमस होता है। और यदि हम कॉमिक्स की बात करें तो रेड गार्डियन नताशा का हस्बैंड होता है, बापू नहीं, लेकिन एमसीयू ने इसे नताशा का पप्पा बनाया गया है। खैर, अब हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, जो कि लगातार इन पर फायरिंग कर रहे थे। एलेक्सी के पास एक गन होती है जिसकी मदद से वह इनका सामना कर रहा था। इसी बीच मेलिना ने भी प्लेन को स्टार्ट कर लिया था और फुल स्पीड से भगाकर उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ पुलिस की गाड़ियां सामने से फायरिंग करते हुए उसका रास्ता रोकने लगती है। तभी एलेक्सी भी उन पर धड़ाधड़ फायरिंग करते हुए रास्ते को क्लियर कर देता है, लेकिन इस गोलीबारी के दौरान एक गोली मेलिना को भी लग जाती है और वह काफी घायल हो जाती है, जिसे अब ना चाहते हुए भी प्लेन नताशा को उड़ाना पड़ता है और अपनी मॉम के दिए गए गाइडेंस की मदद से वह अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकल जाती है। और ये सभी ओहायो से बचते बचाते रशिया के क्यूबा आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी मूवी के मेन विलेन को, जिसका नाम है ड्रैको, जनरल ड्रैको, जो होता है रेड रूम का लीडर ऑनर। फ्रेंड्स, आपने रेड रूम का नाम पहले भी एमसीयू में सुना होगा। यह सोवियत यूनियन का एक टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां पर दुनिया भर से गर्ल्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनको फुल ट्रेन करते हैं डेडली असैसिनेशन बनाने के लिए, और इनको बोला जाता है विडोज, द ब्लैक विडोज। ब्लैक विडोज को बचपन से ही बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ने, धोखा देने और किसी को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाली सभी स्किल्स को सिखाया जाता है। लेकिन यह अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि इन सबके माइंड में एक चिप लगी होती है जिसे कंट्रोल कर रहा होता है ड्रैको। वह इनके ब्रेन को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर देता है ताकि विडोज इनके एक इशारे पर ही किसी का काम तमाम कर दें। और अब ड्रैको की नजर पड़ती है नताशा और येलेना पर, और इन्हें भी वह ब्लैक विडोज बनने के लिए रेड रूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेज देता है, जहाँ यह दोनों बहनें बिछड़ जाती है। लेकिन बिछड़ने से पहले ही नताशा ने येलेना को एक फोटो दी होती है जिसमें दोनों साथ थे। और दूसरी तरफ इस मिशन के बाद ड्रैको रेड गार्डियन यानी एलेक्सी को एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कर देता है, जबकि मेलिना को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, जो ठीक होने के बाद उसके अंडर एज अ साइंटिस्ट वर्क करने लगती है। और अब कुछ ग्लिम्सेस के बाद कहानी बढ़ती है 21 साल आगे, यानी 2016 में, जहां हमें अमेरिका सिविल वॉर के बाद की टाइमलाइन दिखाई जाती है। और इन 21 सालों के बीच की स्टोरी तो आपको पता ही है कि नताशा किसी तरह से रेड रूम से फरार हो जाती है और शील्ड का हिस्सा बन जाती है और फिर एवेंजर्स में शामिल हो जाती है। और एवेंजर्स बनने की वजह से ही ड्रैको नताशा को ढूंढ के मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता तो एवेंजर्स उसकी अच्छे से ही बजा देते। और सिविल वॉर में आपको याद होगा कि एवेंजर्स के बीच 2 पार्टियां बन गई थी सोकोविया कार्ड की वजह से, और एवेंजर्स आधे आधे में बढ़ गए थे और कुछ को तो जेल में भी डाल दिया गया था। बट नताशा और स्टीव रॉजर्स दोनों यूएस गवर्नमेंट से छुप के भाग रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की माने तो इन्होंने सोकोविया अकॉर्ड को वायलेट किया था। इसलिए यूएस सेक्रेटरी रॉस नताशा के पीछे पड़ा होता है और उसे
ट्रेस करते हुए अपनी टीम के साथ उसकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि खुद को सरेंडर कर दो। दूसरी तरफ वॉशरूम में खड़ी नताशा पहले से ही उसे कैमरे पर लोकेट कर रही थी और कहती है कि तुम खुद को एम्बेरस मत करो क्योंकि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। रॉस उसकी एक नहीं सुनता और अपने सोल्जर्स के साथ बिल्डिंग में एंटर करता है और ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नताशा ने कहा था। वहाँ उसे नताशा नहीं मिलती क्योंकि वह तो वहाँ कभी थी ही नहीं, बल्कि वह तो नॉर्वे में थी। और अब सोल्जर्स के हाथ एक ट्रांसमीटर लगता है जिसे ट्रेस करते हुए ये लोग यहाँ तक आए थे और इस ट्रांसमीटर को नताशा ही कंट्रोल कर रही थी। इसलिए एक बार फिर से रॉस को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है और अब सीन शिफ्ट होता है मोरक्को में, जहाँ हम कुछ वीडियोस को देखते हैं जो किसी लेडी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मिशन पर आई होती हैं और इनमें येलेना को भी दिखाया जाता है। दोस्तों, यह वही नताशा की छोटी बहन येलेना है जो बचपन में रेड रूम की ट्रेनिंग के दौरान बिछड़ गई थी। जिस लड़की को मारने के लिए ये वीडियोस आई होती हैं वह भी एक ब्लैक विडो थी और इन दोनों में अच्छी खासी तगड़ी फाइट होती है। यहाँ पर येलेना का माइंड ड्रैकोव के कंट्रोल में होता है और जैसे ही येलेना उसे मारने वाली होती है कि तभी अपोनेंट विडो उसके चेहरे पर एक रेड गैस छोड़ती है जिसे रेड डस्ट कहते हैं, जिससे येलेना अब ड्रैकोव के कंट्रोल सिस्टम से बाहर आ जाती है। यानी अब यह अपने होश हवास में होती है और वह घायल लेडी येलेना से कहती है कि इस रेड डस्ट का यूज करके बाकी विडोज को भी ड्रैकोव के माया जाल से फ्री कर दो। यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि सभी ब्लैक विडोज एक कमांड सिस्टम पर चला करती थी जिन्हें ड्रैकोव कंट्रोल करता था और इनका यूज वह अपने फायदे के लिए करता था। और जब येलेना को इस रेड डस्ट के बारे में पता चला और साथ ही यह भी पता चला कि इसकी मदद से हम ड्रैकोव के माया जाल से बाहर आ सकते हैं और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हैं, तो वह इन रेड डस्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन येलेना को कुछ समझ नहीं आता कि वह इनका क्या करे, इसलिए वह बची कुची रेड डस्ट को अपनी बहन नताशा को भेज देती है बुडापेस्ट वाले सेफ हाउस में, यह सोचकर कि आखिर वह एक एवेंजर है तो वह इसका कुछ न कुछ कर ही लेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ड्रैकोव ने अब टास्क मास्टर प्रोटोकॉल को एक्टिव कर दिया है। दोस्तों, टास्क मास्टर को कॉमिक्स के फैन तो जानते ही होंगे क्योंकि यह एक फेमस विलन होता है जिसके पास स्किल्स होती है किसी के भी एक्शन को मिमिक करने की, यानी एक तरह से डिट्टो कॉपी करने की। मूवी में भी यही सेम पावर इसके पास होती है। यह कैप्टन अमेरिका की तरह फाइट कर सकता है, हॉकाई की तरह करता है और ब्लैक पैंथर की तरह भी कर सकता है। इवन इस मूवी में हमें दिखाते भी हैं कि सिविल वॉर वाली फाइट से टिचाला और हॉकाई के स्टेप्स को यह सीख रहा होता है। इस मूवी में टास्क मास्टर की मिस्ट्री ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी क्योंकि सारे फैंस यह जानने के लिए क्यूरियस थे कि आखिर इस मास्क के पीछे है कौन। तो इस बात से पर्दा हम लास्ट में उठाएंगे क्योंकि मार्वल ने अपने फैंस को इसी चीज पर सबसे ज्यादा डिसपॉइंट किया है। बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं कि नताशा नॉर्वे में छुपी हुई है। नताशा के कहने पर इसका दोस्त रिक मैशन इसके रहने के लिए एक वैनिटी वैन, कुछ जाली पासपोर्ट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और कुछ नकली पहचान प्रोवाइड करता है ताकि वह किसी सेफ जगह जाकर छुप सके। साथ ही बुडापेस्ट वाले सेफ हाउस में आई हुई सारी मेल्स और सारी चीजों को भी यहाँ पर लेकर आता है जिनमें येलेना द्वारा भेजी गई रेड डस्ट ट्यूब्स भी होती हैं। रात में टीवी देखते हुए डिनर कर रही होती है कि तभी उसकी वैनिटी की लाइट चली जाती है और जनरेटर चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसका फ्यूल खत्म हो गया है और अब नताशा फ्यूल लेने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसकी कार काफी खतरनाक एक्सीडेंट होता है। यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि टास्क मास्टर ने ही किया होता है जो कि रेड डस्ट लेने के लिए वहाँ पर आया था और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर नताशा एक चीज ऑब्जर्व करती है कि जो मूव वह कर रही होती है टास्क मास्टर भी उसे हूबहू कॉपी कर रहा था। नताशा पहले तो उसे फाइट करने की कोशिश करती है लेकिन जब उसे लगता है कि वह उसे जीत नहीं पाएगी तो वह किसी तरह से पीट पिटाकर रेड डस्ट को वहाँ से लेकर भाग लेती है और टास्क मास्टर के हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर जब नताशा उन रेड डस्ट को ध्यान से देखती है तो उसमें उसे अपनी और येलेना की बचपन की वही फोटोज मिलती हैं जो उसने येलेना को बचपन में दी थी, जिससे वह समझ जाती है कि हो न हो यह ट्यूब उसे येलेना ने ही भेजी है। और अब नताशा पहुंचती है बुडापेस्ट में जहां का एड्रेस उसे दिया गया था। वहां पहुंचने पर उसे येलेना मिलती है और दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। यह दोनों बहनों की एक तरह की ऐसी लड़ाई होती है जिसे दोनों अपनी ताकत आजमाने के लिए करती थी। क्योंकि दोनों ने रेड रूम में ट्रेनिंग ली थी इसलिए दोनों अब काफी अच्छी ट्रेंड किलर बन चुकी हैं। अब नताशा येलेना से कहती है, जब रेड ट्यूब्स के साथ मैंने हमारी बचपन की फोटो देखी तो मैं समझ गई थी कि तुमने ही इसे मेरे पास भेजा है और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तब वहाँ पर येलेना बताती है कि इस रेड डस्ट का यूज करके हम सारी की सारी ब्लैक विडोज को ड्रैकोव के कंट्रोल सिस्टम से फ्री कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रैकोव का नाम सुनकर नताशा शॉक हो जाती है क्योंकि नताशा जब शील्ड में थी तब उसे उसका फाइनल मिशन मिला था जिसमें उसे ड्रैकोव और उसके रेड रूम वाले सेटअप को डिस्ट्रॉय करना था और यह उसके लिए बहुत ही बड़ा मिशन था क्योंकि ड्रैकोव बहुत ही बड़ा आदमी हुआ करता था और अब भी है। और लास्ट में फाइट के बाद नताशा को ऐसा लगा था कि इसने ड्रैकोव को मार डाला है बट वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं मिली थी। इसका मतलब यह है कि वह किसी तरह से बच निकला था और साथ में ड्रैकोव की छोटी बेटी भी थी जिसको भी ब्लास्ट में नताशा को मारना पड़ा था। और यही चीज नताशा के लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी कि इसने एक मासूम सी बच्ची की जान ले ली और यही इसका नाइटमेयर भी होता था। सो बैक टू द स्टोरी, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर विडोज भी है, रेड रूम भी एक्टिव होता है और ड्रैकोव भी मरा नहीं होता।
जैसा कि नताशा को अब तक लग रहा होता है। अभी उनकी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी ब्लैक विडोज की एक टीम उनसे रेड ट्यूब्स लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और उन पर हमला कर देती है। इन सभी ब्लैक विडोज से बचने के लिए नताशा और येलेना वहां से भागने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर काफी गोलीबारी भी होती है। तभी एक ब्लैक विडो इन दोनों का पीछा करते हुए छत से गिर जाती है और इसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। नताशा उसे तकलीफ में देखकर उसकी मदद करना चाहती है, मगर तब तक दूसरी तरफ से ड्रैकोव उसके सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और उसे जान से मार देता है। यह देखकर नताशा को यह समझ आ जाता है कि ड्रैकोव अपने कंट्रोल वाली ब्लैक विडोज को उनकी फुल पावर और स्ट्रेंथ के साथ उनका यूज कर सकता है और जरूरत ना होने पर उन्हें मार भी सकता है। अब नताशा और येलेना को लगता है कि वह वहां से बचकर निकल आए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें तब और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब टास्क मास्टर उनके पीछे पड़ चुका होता है। टास्क मास्टर के पास एक बख्तर बंद टैंक नुमा गाड़ी होती है, जिसकी मदद से वह रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों को रौंदते हुए उनका पीछा करना शुरू कर देता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वह एक तीर से उनकी गाड़ी को निशाना बनाता है, जिससे उनकी गाड़ी में एक ब्लास्ट होता है और उनकी गाड़ी उछलकर एक सबवे स्टेशन में जा गिरती है। इस खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से येलेना के हाथ में चोट लग जाती है और जिससे काफी खून निकल रहा होता है। अब टास्क मास्टर भी उनके पीछे वहाँ पर आ गया होता है, जो येलेना की चोट से गिरे खून की बूंदों को फॉलो करते हुए उनका पीछा करने लगता है। लेकिन यह दोनों बड़ी चालाकी से भागते हुए गटर के एक चैम्बर पॉइंट के ऊपर काफी सारा खून गिरा देती हैं और ठीक उसके ऊपर लगे एयर वेंट में छुप जाती हैं। खून के निशान उस गटर पॉइंट पर खत्म होते थे, इसलिए टास्क मास्टर को लगता है कि यह दोनों यहाँ से नीचे गई हैं और वह भी उस गटर के अंदर चला जाता है। अब येलेना और नताशा को एक बात तो समझ आ गई होती है कि यदि अपनी जान बचानी है तो उन्हें रेड रूम और ड्रैकोव को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि किसी को पता ही नहीं होता कि रेड रूम आखिर है कहाँ पर। ओरिजिनल लोकेशन किसी को पता ही नहीं होती और साथ ही इन्हें एक दमदार टीम की जरूरत थी जिन पर यह भरोसा कर सके। इसीलिए यह दोनों डिसाइड करती हैं कि यह अपने सौतेले पिता एलेक्सी की मदद लेंगी, क्योंकि वह भी तो रेड गार्डियन है जिसके पास सुपर सोल्जर वाली ताकत है। लेकिन ड्रैकोव ने उन्हें एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया था जहाँ से उन्हें निकालना होगा। इसके लिए उन्हें एक एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती, इसलिए नताशा अपने फ्रेंड रिक मैसन से एक प्लेन अरेंज करने के लिए कहती है। लेकिन समय और पैसा दोनों कम होने की वजह से रिक मैसन एक खटारा हेलीकॉप्टर का जुगाड़ लगाता है, जिसे लेकर दोनों बहनें अपने पिता को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है उस जेल में जहाँ एलेक्सी कैद होता है। एलेक्सी जेल में मजे कर रहा होता है और दूसरे प्रिजनर्स के साथ पंजा लड़ाते हुए दिखाया जाता है। क्योंकि यह एक सुपर सोल्जर होता है, इसलिए जो भी उससे पंजा लड़ाने आता है वह अपने हाथ तुड़वा कर ही वापस जाता है। तभी पुलिस वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ पार्सल आया है, और जब वह पार्सल खोलकर देखता है तो उसमें उसे एक सुपर हीरो का फिगर मिलता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रेड गार्डियन का होता है, जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर छुपाया हुआ होता है। और जैसे ही एलेक्सी ट्रांसमीटर को अपने कानों में लगाता है, उसे नताशा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे इंस्ट्रक्शन देती है कि उसे वहाँ से कैसे बाहर निकलना है। इसी दौरान बहुत सारे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं और रबर बुलेट से उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन एलेक्सी तो एलेक्सी है भाई साहब, वह कहाँ रुकने वाला था। वह अपनी सुपर सोल्जर वाली ताकत दिखाता है और सभी को पेलता हुआ एक ओपन ग्राउंड में आ जाता है। और अब नताशा और येलेना भी अपने हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ पहुंच चुके थे और एलेक्सी को वहां से निकालने के लिए उसके करीब आते हैं। लेकिन तब तक कई सारे पुलिस वाले वहां आ चुके होते हैं और उनके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और एलेक्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि वह हेलीकॉप्टर तक ना पहुंच सके। यहाँ पर हमें गजब के एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्वल वाले सबसे तगड़े एक्शन, म्यूजिक और सीजीआई की मदद से एक्शन सीन को ऐसा जहर बनाते हैं कि साला देखने में ही मजा आ जाता है। अब नताशा दीदी भी एलेक्सी की मदद के लिए नीचे कूद जाती है और कई सारे सोल्जर्स की कुटाई पिटाई करते हुए अपने पिता को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब हम हेलीकॉप्टर में देखते हैं इन तीनों के बीच एक फनी कन्वर्सेशन होता है, जहाँ एलेक्सी अपने बच्चों से कई सालों बाद मिला था और पूछता है कि क्या तुम लोगों ने शादी कर ली और कुछ बच्चे हैं या नहीं। इस पर येलेना जवाब देती है कि हमारे अंदर यूट्रस यानी बच्चेदानी ही नहीं है, क्योंकि हमने जब यह काम ज्वाइन किया था तब इसे हमारे अंदर से निकाल दिया गया था। अब नताशा एलेक्सी से ड्रैकोव के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि एलेक्सी को भी रेड रूम के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वह कहाँ पर है। यह सिर्फ ड्रैकोव का एक सोल्जर था जिसे कोई सीक्रेट्स पता ही नहीं होते। और अब इनकी लास्ट होप होती है इनकी सौतेली माँ मेलिना, वही इनको रेड रूम का पता बता सकती है। और ये सब मेलिना से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही इनके खटारा हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और आगे का सफर ये पैदल ही तय करते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से बाड़े में, जहाँ पर मेलिना अपने डिवाइस के साथ स्वरों के माइंड कंट्रोल करके उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और वहीं दूर से उन तीनों को अपने घर की ओर आता हुआ देखती है। मगर वह उनके लिए ज्यादा प्यार नहीं जताती, क्योंकि अब काफी टाइम बीत चुका था उनकी बेटियों को उससे अलग हुए और साथ ही एलेक्सी को जेल में बंद हुए। घर आने के बाद सबसे पहले तो एलेक्सी अपना पुराना रेड गार्डियन वाला सूट पहनता है, लेकिन अब वह काफी मोटा हो चुका है और फिर भी वह अपने घर वालों को यह दिखाना चाहता था कि आज वह इस सूट के अंदर काफी फिट बैठता है। अब सभी खाना खाते हुए अपनी पुरानी यादों को साझा करने लगते हैं। सबसे पहले तो नताशा और फिर येलेना अपना पास्ट एक्सपीरियंस उन दोनों के साथ शेयर करती हैं और बताती हैं कि हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। एलेक्सी भी कहता है कि मैंने जिसे अपना दोस्त माना था यानी ड्रैकोव को, उसने ही मेरी पीठ पर छोरा भोंका और मुझे जेल में बंद कर दिया। और जब सब लोग अपनी बातें बता ही रहे थे तो मेलिना भी वहाँ पर एक सच्चाई अपनी बच्चियों को बता देती है कि तुम दोनों मेरी बच्चियां नहीं हो बल्कि सरोगेट चिल्ड्रंस हो। इस बात को सुनने के बाद तो येलेना काफी टूट ही जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि यही दोनों मेरे माँ बाप हैं।
और हमेशा से ही मेरा साथ देते आए हैं। इस बात से नाराज होकर वह एक कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तो उसे मनाने के लिए उसके पिता एलेक्सी उसके पास जाते हैं, लेकिन येलेना कहती है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। इसके बाद एलेक्सी उसे अपने पिता की बातें बताते हुए कहते हैं कि एक टाइम था जब यूएस के अंदर काफी बर्फ जमी थी और मेरे हाथ पूरे ठंडे पड़ गए थे और उन्हें गर्म करने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। तो मेरे पापा ने मेरे हाथों पर सुसु कर दिया था, जो कि 35 डिग्री तक गर्म था, और उससे ही मेरे हाथ वापस नॉर्मल हो पाए थे। इस बात को सुनने के बाद तो येलेना को भी हंसी आ जाती है। इस पर एलेक्सी कहता है कि भले ही वह उनका पिता ना हो, लेकिन उसने हमेशा एज अ फादर ही उन्हें ट्रीट किया है और इन बच्चियों के लिए उनका प्यार सच्चा है। दूसरी तरफ मेलिना और नताशा भी एक दूसरे से बात करते हुए काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी मेलिना नताशा को बताती है कि उसने रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम सब यहाँ हो और वह यहाँ पर कभी भी पहुँचते होंगे। इनकी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी ब्लैक विडोज की पूरी टीम वहाँ आ जाती है और इन सबको कैद करके रेड रूम ले जाती है। अब होता यह है कि ड्रैको मेलिना को थैंक यू बोलता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया और उसके फेस को पकड़कर खींचता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह मेलिना नहीं बल्कि नताशा है और यह बात ड्रैको को भी पता चल चुकी है। यही मूवी का ट्रिकी पार्ट था, क्योंकि जब मेलिना ने नताशा को बताया था कि उसने रेड रूम को यहाँ आने के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, तब एलेक्सी और येलेना को बिना बताए यह दोनों एक प्लान बनाती हैं। मिलेना को पता होता है कि रेड रूम कहाँ पर है, क्योंकि यह भी ड्रैकोव के अंडर वर्क कर रही होती है, बट ये सब के सब बिना प्लान वहाँ पर नहीं जा सकते थे। इसलिए मिलेना ने प्लान के तहत ड्रैकोव के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह उसके घर आए और इन सबको कैद कर लें। और इनके आने से पहले ही नताशा और मिलेना दोनों आपस में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती हैं और एक दूसरे के विडोज वाले ड्रेसेस भी पहन लेती हैं। साथ ही फेस मास्क टेक्नोलॉजी से फेस भी एक्सचेंज कर लेती हैं। इस प्लान के तहत सबका अपना अपना रोल होता है कि कौन क्या करेगा। जैसे कि नताशा को ड्रैकोव को मारना होता है, मेलिना का काम था इस हेली कैरियर को लैंड कराना और येलेना को सभी विडोज को फ्री करवाना होता है, जबकि एलेक्सी फाइट के लिए होता है और वह भी ठीक से नहीं कर पाता। फिर ड्रैकोव की फोर्स आती है और इन सबको पकड़ कर ले गई होती है रेड रूम वाली जगह पर। बेसिकली रेड रूम एक हेली कैरियर होता है जो कि आसमान में मौजूद होता था, इसलिए आज तक उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं चल पाई। और अब ड्रैकोव को नताशा के प्लान के बारे में पता चल चुका था और यहीं पर रिवील होता है टास्क मास्टर का असली सच। तो टास्क मास्टर कोई और नहीं बल्कि ड्रैकोव की ही बेटी एंटोनिया होती है, वही लड़की जिसको नताशा ने बुडापेस्ट वाले ब्लास्ट में मार दिया था। मगर बाप और बेटी किसी तरह से बच गए थे और ड्रैकोव ने अपनी ही बेटी के ब्रेन में एक चिप घुसा दी थी, जिससे इसके अंदर किसी और को मिमिक करने वाली पावर आ गई थी। तो यही थी टास्क मास्टर की पूरी मिस्ट्री इस मूवी में, जो कि मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि कॉमिक में टास्क मास्टर एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है और जिसका रोल किसी दमदार कैरेक्टर पर सूट करता। खैर, इसी दौरान ड्रैकोव टास्क मास्टर को ऑर्डर देता है कि वह नताशा के साथियों को मार कर आए। अब नताशा और ड्रैकोव दोनों ही उस रूम में अकेले होते हैं, इसलिए नताशा ड्रैकोव को अकेला पाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही होती, ना ही गन से और ना ही चाकू से। इस पर ड्रैकोव उसे बताता है कि वह रेड रूम ट्रेनिंग के दौरान सारे विडोज के अंदर एक नर्वस सिस्टम लगा देता है, इसलिए जब तक विडोज उसे सूंघ पा रही होती हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ एक तरफ तो नताशा और ड्रैकोव के बीच बातें चल रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ एलेक्सी और टास्क मास्टर के बीच हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। साथ ही मिलेना सिक्योरिटी गार्ड से बचकर हेली कैरियर को नीचे उतारने की कोशिश कर रही होती है। और अब सीन वापस शिफ्ट होता है नताशा पर, जहाँ पर वह ड्रैकोव पर हमला नहीं कर पा रही होती और उसके प्लान जानने के लिए वह एक ट्रिक यूज करती है कि सामने वाले को इतना भड़का दो, इतना उकसा दो कि वह खुद ही अपनी सारी प्लानिंग बता दे। और नताशा की यह ट्रिक काम भी कर जाती है। ड्रैकोव गुस्से में आ जाता है और यह सोचते हुए कि नताशा अब क्या ही कर लेगी, और अपनी सारी प्लानिंग बक देता है कि पूरी दुनिया में हजारों की तादाद में उसकी तैयार की हुई ब्लैक विडोज घूम रही हैं, जो कि उसके इशारे पर काम करती हैं, जिनकी मदद से वह आगे जाकर एवेंजर्स को भी मैनिपुलेट करेगा। इसी दौरान नताशा उसके हाथों में एक रिंग को नोटिस करती है, जो कि एक तरह का ऑपरेटिंग डिवाइस था, जिससे ड्रैकोव सारी की सारी ब्लैक विडोज को कंट्रोल करता था। अब ड्रैकोव की पूरी प्लानिंग का पता चलते ही नताशा अपने सिर को टेबल पर पटक देती है और अपनी नाक को तोड़ लेती है, ताकि इसके सूंघने का सेंस ही गायब हो जाए, और फिर यह आसानी से ड्रैकोव की बजा देती है। वह ड्रैकोव को जान से मार ही देती कि उससे पहले ही ड्रैकोव ने सारी की सारी ब्लैक विडोज को वहाँ पर बुला लिया होता है, और ये सारी विडोज नताशा पर अटैक कर देती है, क्योंकि वह अब भी ड्रैकोव के कंट्रोल में थी। अब यहाँ पर नताशा और उन ब्लैक विडोज के बीच हमें एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है, पर नताशा अकेले ही इन सारी ब्लैक विडोज से लड़ रही होती है और इनको कड़ी टक्कर दे रही होती है। पर्सनली सेइंग गाइस, मूवी का यह सीन मुझे बहुत पसंद आया, और आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे बेहतरीन लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर नताशा इन सारी विडोज से ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाती, मार ही खा रही होती है, लेकिन तभी येलेना वहाँ पर आ जाती है और रेड डस्ट का यूज करके इन सभी ब्लैक विडोज को ड्रैकोव के कंट्रोल से फ्री कर देती है, यानी ड्रैकोव के माया जाल से आजाद कर देती है। और नताशा इन्हें कहती है कि अब तुम फ्री हो, जो करना चाहे करो।
सो यह सब की सब यहाँ से चली जाती है और अब मेलिना ने भी इस हेली कैरियर के इंजन को उड़ा दिया था, जिससे यह तेजी से नीचे गिरने लगता है। यह देखकर नताशा भाग के कंट्रोल रूम में जाती है और दुनिया भर की ब्लैक विडोज के डेटा को एक फ्लॉपी में ट्रांसफर कर लेती है। तभी मेलेना और एलेक्सी भी एक एयरक्राफ्ट में बैठकर उस हेली कैरियर से निकल जाते हैं और लास्ट में ड्रैको भी एक जेट को लेकर यहाँ से भागने के लिए फुल ट्राई करता है, लेकिन येलेना उसे देख लेती है और उसके जेट को बम से उड़ा देती है, जिससे ड्रैको फाइनली निपट ही जाता है। इस धमाके की वजह से येलेना भी नीचे गिरने लगती है और उसके पास पैराशूट भी नहीं होता। नताशा येलेना को गिरते हुए देख लेती है और उसे बचाने के लिए अपना पैराशूट लेकर एयरक्राफ्ट से जंप कर जाती है और येलेना को अपना पैराशूट पहना देती है। साथ ही यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी CGI देखने को मिलती है। अब टास्क मास्टर यानी एंटोनिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह भी इन दोनों को मारने के लिए इनके पैराशूट पर हमला शुरू कर देती है। लेकिन तभी नताशा अपनी बहन येलेना को अपने से अलग कर देती है और उसका सामना अकेले ही करने लगती है। अब हम देखते हैं कि टास्क मास्टर के पास भी एक पैराशूट होता है और जैसे तैसे एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद दोनों जमीन पर आकर गिरते हैं, मगर जमीन पर आने के बाद भी इनकी फाइट खत्म नहीं होती। ये अब भी लड़ ही रहे होते हैं कि तभी नताशा के पास 2 रेड डस्ट ट्यूब होते हैं। उनमें से एक को वह वहीं पर फोड़ देती है, जिससे इसकी गैस का असर एंटोनिया पर होने लगता है और वह वापस से नॉर्मल होने लगती है। इसी के साथ यहाँ का पूरा माहौल शांत हो जाता है। अब एलेक्सी और मेलिना भर यहाँ पर पहुंच चुके थे और एक दूसरे प्लेन में बाकी के ब्लैक विडोज भी वहाँ पर आ जाती हैं और इनके साथ आकर मिल जाती हैं। यहाँ पर नताशा कहती है कि मेरे पास एक और रेड डस्ट ट्यूब है और मैं चाहती हूँ कि आप सब इनका मास प्रोडक्शन करो ताकि हम बाकी की ब्लैक विडोज को भी फ्री कर सकें। अब यहाँ पर दूर से हमें टीडीएस रॉस की फोर्स आती हुई दिखाई देती है, जो कि नताशा को पकड़ने के लिए वहाँ पर आई होती है। इसलिए नताशा अपनी फैमिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है और यहाँ पर फैमिली का एक सैड सा गुड बाय होता है और सबके सब यहाँ से चले जाते हैं। और हमें यहाँ पर बताया ही नहीं गया कि नताशा ने रॉस की फोर्स को कैसे हैंडल किया। सीधे डायरेक्ट 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर नताशा शॉर्ट हेयर ब्लॉन्ड बन गई होती है और यही लुक इसका इन्फिनिटी वॉर में था, क्योंकि यहाँ से इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट हो जाएगा और यह अपने फ्रेंड रिक मैसन के साथ होती है और एक प्लेन की डिमांड करती है। तो मैसन उसे क्वीन जेट को दिखाता है और कहता है कि जब मेरे पास पैसा और समय दोनों होता है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे काम भी कर सकता हूँ। दोस्तों आपको बता दें, यह क्वीन जेट हमें इन्फिनिटी वॉर में भी देखने को मिला था, तो यहाँ से अब वही सब चीजें होंगी जो आप इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं। यह स्टीव के साथ मिलकर सारे दोस्तों को आजाद कराएगी, फिर थानोस आएगा, चुटकी बजाएगा और एंड गेम में नताशा मर जाएगी। तो मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है और अब हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जो कि एंड गेम के बाद से रिलेटेड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एंड गेम में नताशा और हॉकाई जब सोल स्टोन लेने के लिए रेड स्कल के पास पहुंचे थे, तो उसने कहा था सोल स्टोन पाने के लिए एक की जान देनी पड़ेगी, और वहीं पर नताशा रोमानॉफ ने अपनी जान दे दी होती है। अब हम देखते हैं कि नताशा की ग्रेव पर येलेना आई होती है और काफी इमोशनल हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम होता है क्विंटिसा वेलेंटिना। यह वही लेडी होती है जिसने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर को यूएस एजेंट में शामिल होने के लिए सस्ते कैप्टन अमेरिका का सूट दिया था। और हमें पता चलता है कि येलेना भी अब वेलेंटिना के लिए ही काम करती है और वह येलेना को हॉकाई की फोटो दिखाते हुए कहती है कि यही है तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट और यही रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी बहन नताशा की डेथ के लिए। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। यदि आप हमारे चैनल पर एक्सप्लेन की गई मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका ज्वाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी मूवीज़ के डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।